जय श्री राम दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूं कि मेष राशि के जो जातक हैं उनका 2024 में फरवरी मास का जो राशिफल है वह काल चक्र ग्रह गोचर के अनुसार कैसे रहने वाला है। तो हर बार की भांति दोस्तों हम भगवान सूर्य नारायण को साक्षी मानते हैं। तो भगवान सूर्य नारायण बैठे हुए हमारे 10वें भाव में, यानी कि पिता के घर में। और पिता के घर में जब भगवान सूर्य नारायण बैठे हुए हों तो यह जो क्षेत्र हमारा होता है दोस्तों, यह क्या है, पद प्रतिष्ठा का भी होता है। और पिता तुल्य सूर्य क्या है कि सूर्य को हम पिता तुल्य ग्रह भी मानते हैं, ग्रह मतलब ग्रह गोचर के अनुसार भी, और जो ज्योतिषांक भी है उसके अनुसार भी दोस्तों हम भगवान सूर्य नारायण को क्या मानते हैं, पिता तुल्य मानते हैं। जैसे एक पिता के परिवार के ऊपर छत्र छाया होती है, भगवान सूर्य नारायण की भी उसी तरीके से ग्रह गोचर में अगर हमारे अच्छे बैठे हुए होते हैं, जिस भाव में बैठे हुए होते हैं, उनकी भी उसी रूप में पूरे ग्रहों पे क्या है, एक छत्र छाया बनी रहती है। तो समझ लीजिए कि जब यह पिता के घर में बैठे हुए हों तो यह आपके कारोबार से संबंधित क्षेत्र में भी बढ़ोतरी कर रहे हैं, और साथ ही साथ दोस्तों यह क्या है, पद प्रतिष्ठा में भी यहाँ पर क्या करने वाले हैं, वृद्धि कर रहे हैं। तो समझ लीजिए कि उसके बाद पुनः इनका क्या है, राशि परिवर्तन, यानी कि 12 फरवरी के बाद यह राशि परिवर्तन कर रहे हैं, और 13 फरवरी को यह पुनः कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। कुंभ राशि में प्रवेश करने का ये तात्पर्य है कि यह हमारा क्या होता है, इनकम का क्षेत्र होता है। और इनकम भाव में जब भगवान सूर्य नारायण बैठ जाएं तो समझ लीजिए कि अवश्य ही हमारे जीवन में हमें क्या है, हमारी जो मनोकामनाएं हैं वह अवश्य ही इस समय क्या है, पूर्ण होती हुई दिखाई दे रही हैं। ओवरऑल अगर हम देखें मेष राशि के जो जातक हैं उनके लिए भगवान सूर्य नारायण के दृष्टिकोण से यह समय अच्छा रहने वाला है। पुनः हम आते हैं मंगल। तो मंगल बैठे हुए हमारे भाग्य क्षेत्र में, भाग्य के साथ साथ में दोस्तों यह क्या है, हमारा धर्म का भी है और तीर्थ का भी है। तो धर्म और तीर्थ में भी अच्छी खासी हमारी यहाँ पर रुचि बनने वाली है भगवान भूमिपुत्र मंगल के दृष्टिकोण से। तो ये समझ लीजिए कि यह क्षेत्र हमारे लिए मंगल के दृष्टिकोण से अच्छा रहने वाला है। पुनः दोस्तों 4 फरवरी के बाद मंगल क्या है, इनका भी राशि परिवर्तन हो रहा है, यानी कि यह धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में आएंगे। और मकर का मंगल हमेशा ही अच्छा माना गया है, यानी कि ये समझ लीजिए कि जब पिता के घर में मंगल बैठा हुआ हो तो यह क्षेत्र अवश्य ही हमारे यहाँ पर बहुत ही अच्छा बलिष्ठ होने वाला है। यानी कि काम धंधे से संबंधित और प्रॉपर्टी से संबंधित, अगर दोस्तों काफी समय से हम प्रॉपर्टी इत्यादि सर्च कर रहे थे, हमारा प्रयास वहां पर क्या हो रहा था, पूर्ण नहीं हो पा रहा था, इस समय का प्रयास हमारा यहाँ पर सार्थक रहने वाला है। और पिता की संपत्ति का सुख भी हमें यहाँ पर अवश्य ही प्राप्त होने वाला है। पुनः हम आते हैं बुध। तो बुध बैठे हुए हमारे दोस्तों भगवान सूर्य नारायण के साथ में पिता के घर में। पिता के घर में जब बुध बैठे हुए हों तो समझ लिए यह मान सम्मान और प्रतिष्ठा के लिए हमारा बहुत ही अच्छा समय रहने वाला है, क्योंकि भगवान सूर्य नारायण के साथ में बुध का बुध आदित्य योग बनता है। और बुध आदित्य योग ये मान लीजिए कि मैं इसे सर्वश्रेष्ठ योग मानता हूं, इसलिए क्योंकि मान सम्मान और प्रतिष्ठा अगर हमें प्राप्त होती रहती है दोस्तों, तो क्षेत्र कोई भी हो, मगर जहां पर व्यक्ति को मतलब वह उसका ये चीजें बनी रहती हैं, मान सम्मान भी बना रहता है, प्रतिष्ठा भी बनी रहती है, तो समझ लीजिए कि वह व्यक्ति क्या होता है, उसका जो वर्चस्व होता है वह पूरे समाज में भी एक वर्चस्व उसका अच्छा बना रहता है इनके दृष्टिकोण से। तो भगवान सूर्य नारायण के साथ में जब बुध की ऐसी युक्ति बन रही है तो यह हमारे लिए क्या है, अच्छा संकेत यहाँ पर दे रहा है। उसके बाद पुनः बुध का भी राशि परिवर्तन हो रहा है, यानी कि बुध भी 17 फरवरी के बाद पुनः कहाँ है, आपने भगवान सूर्य नारायण के साथ में ही प्रवेश कर जाएंगे, राशि परिवर्तन कर जाएंगे, यानी कि कुंभ राशि में इनका भी प्रवेश हो जाएगा। और जब यह कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तो भगवान सूर्य नारायण के साथ में पुनः यह एक अच्छा सपोर्ट यहाँ पर करने वाले होंगे, यानी कि आपके इनकम के क्षेत्र में बढ़ोतरी होगी। और साथ ही साथ दोस्तों क्या है, उपलब्धियों के क्षेत्र में भी आपको अवश्य ही यह यहाँ पर क्या करने वाले हैं, सपोर्ट करने वाले हैं। उसके बाद पुनः हम आते हैं देवगुरु बृहस्पति। तो देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हमारे केंद्र भाव में, और केंद्र भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठने का यह संकेत है कि यह जो पूरा समय व्यतीत लगभग दोस्तों हो रहा है, जबकि मेष राशि के जो जातक हैं उनके साथ में क्या है, यानी कि केंद्र भाव में उनके क्या बैठे हुए हैं, देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं। और देवगुरु बृहस्पति बैठने का ये तात्पर्य है कि यहाँ पर
बल और मस्तिष्क का विशेष रोल यहाँ पर यह अदा कर रहे हैं, यानी कि आपके जो एनर्जी लेवल है या आपका जो मस्तिष्क का जो क्षेत्र है वह क्या है, अच्छी तरीके से यहाँ पर काम कर रहा है। देवगुरु बृहस्पति का यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी भूमिका यहाँ पर वह अपनी निभा रहे हैं। और यह विशेष रूप से ये समझ लीजिए कि जो मेष राशि के जो जातक हैं उनके लिए विशेष रूप से यह समय एक अच्छा फल फलित कर रहा है। आप अब किसी भी दृष्टिकोण से देख लें दोस्तों, हाँ इसमें हमारा प्रयास का विशेष रोल रहेगा, प्रयास हम किस प्रकार से कर रहे हैं। मगर ग्रहों के दृष्टिकोण से देखें तो ओवरऑल सारे ग्रह इस समय आपके सपोर्ट में खड़े हुए हैं। पुनः दोस्तों हम आते हैं शुक्र, तो शुक्र बैठे हुए हमारे भाग्यस्थान में। भाग्यस्थान में जब शुक्र बैठने का ये तात्पर्य है कि यह क्या कर रहा है, यहाँ पर शुक्र जब यहाँ पर बैठे हुए हों तो यह भाग्य में हमारी अवश्य ही वृद्धि कर रहे हैं। उसके बाद पुनः दोस्तों क्या है, धर्म और तीर्थ में भी यह हमारी अच्छी खासी रुचि यहाँ पर बना रहे हैं। तो यह गुरु का क्षेत्र भी होता है। और ये मान लीजिए कि शुक्र ग्रह जो है वो शुक्राचार्य से संबंधित है, यानी कि अगर हम गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं, गुरु तुल्य कोई व्यक्ति हमारे जीवन में है, चाहे हमारे जब दोस्तों जब हमारे एजुकेशन क्षेत्र होता है, एजुकेशन का समय होता है, तब भी हम अगर गुरु की बात मानते हैं तो अवश्य ही हमें एक अच्छा पद प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। और इस समय पिता तुल्य भी कोई व्यक्ति है या गुरु तुल्य भी कोई व्यक्ति हमारे लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति है जो हमें एक अच्छा डिसीजन देता है, अगर हम उसकी बात मान लें तो समझ लीजिए कि भाग्य में यह 4 चांद लगाने वाला होगा। तो समझ लीजिए कि आपके लिए यहाँ पर शुक्र भी अच्छा फल फलित कर रहा है। उसके बाद दोस्तों पुनः शुक्र का भी राशि परिवर्तन हो रहा है, यानी कि शुक्र क्या है 10 फरवरी के बाद पुनः यह क्या है धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में आएंगे। पिता के घर में जब यह आपके आने वाले होंगे तो आपके कारोबार में अवश्य ही 4 चांद लगने वाले होंगे, यानी कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से आपका यह समय पुनः ही बहुत ही अच्छा दोस्तों रहने वाला है। उसके बाद पुनः हम आते हैं शनि, तो शनि बैठे हुए हमारे एकादश भाव में, और इनकम के घर में जब यह शनि बैठे हुए हों तो समझ लीजिए कि यह अवश्य ही हमें यहाँ पर क्या करने वाले होंगे, बेनिफिट करने वाले होंगे। तो दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पर एक हमें तारतम्य बैठाना पड़ेगा कि जब भगवान सूर्य नारायण हमारे एकादश में आएंगे, शनि के साथ में जब इनकी यहाँ पर एक मतलब वो होगा, एक ही साथ में बैठे होंगे, एक ही घर में बैठे हुए हों, और यह क्षेत्र जो है वह शनि का है, तो शनि के क्षेत्र में सूर्य अच्छा माना गया है, मगर थोड़ा सा क्या है कि आपसी तालमेल हमें यहाँ पर बिठा कर रखना चाहिए। यानी कि अगर हम ज्येष्ठ भ्राता से संबंधित भी हमारा अगर कोई हम अपने बड़े भाई के साथ में भी कोई आपसी कोई कार्य क्षेत्र करते हैं या साझेदारी का कोई कार्य इत्यादि करते हैं, तो उसमें भी हम उनके क्या करें, उनका सपोर्ट करते रहें, उनकी बातों को मानते हैं। तो समझ लीजिए कि फिर उसके दृष्टिकोण से क्या होगा, शनि और सूर्य की भी यहाँ पर जो मतलब एक साथ में एक ही घर में बैठे हुए एकादश भाव में इनकम के घर में जब यह बैठे रहेंगे दोनों, तो अवश्य ही यहाँ पर यह भी अच्छा फल आपको फलित करने वाले होंगे। और पुनः दोस्तों क्या है, उसके बाद हम आते हैं राहु, तो राहु बैठे हुए हमारे द्वादशेष भाव में। द्वादशेष भाव का ये तात्पर्य है कि यह हमारे व्यय का क्षेत्र भी होता है और साथ ही साथ विदेश गमन का होता है। ग्रह जब हमारे अनुकूल होते हैं, ग्रह हमारे अनुसार चल रहे होते हैं, तो वह समय हमारे लिए क्या होता है, स्थान परिवर्तन के लिए भी अच्छा माना जाता है। उसके बाद साथ ही साथ दोस्तों हम कोई मतलब भ्रमण इत्यादि भी कुछ करना चाहते हैं या मतलब विदेश गमन इत्यादि का भी कुछ प्रयास हम कर रहे हैं या करना चाहते हैं, या काफ़ी समय से हम सोच रहे हैं कि हम विदेश में जाके हमें कोई कार्य क्षेत्र करना चाहिए, हम यहाँ पर सक्सेस नहीं हो पा रहे, हमें दूसरे देश में जाकर अपना कुछ कार्य शैली में कुछ परिवर्तन लाना चाहिए, तो दोस्तों यह समय उसके लिए क्या है, अति उत्तम रहने वाला है। व्यय भी आपका अच्छा खासा होने वाला है, मगर यहाँ पर राहु जो बैठे हुए हैं आपके द्वादशेष भाव में, यह सबसे अधिक अगर आपको बेनिफिट करने वाले हैं तो वह विदेश भ्रमण से, यानी कि राशि स्थान परिवर्तन से यह यहाँ पर आपको क्या कर रहे हैं, अच्छा फल फलित कर रहे हैं। उसके बाद पुनः हम आते हैं केतु, तो केतु बैठे हुए हमारे छठे घर में, और छठे घर में केतु बैठने का ये तात्पर्य है कि यह हमारा क्या है, चिंता का भाव भी है, शत्रु भाव भी इसे कहते हैं, रिपु भाव इसे कहा जाता है विशेषकर, और रोग ऋण का क्षेत्र भी दोस्तों यही होता है। तो जब रोग ऋण और शत्रु क्षेत्र में केतु बैठे हुए हों तो समझ लीजिए कि यह जो भाव है हमारा, यह क्या है, यहाँ पर बलिष्ठ हो रहा है, क्योंकि कोई भी क्रूर ग्रह जब छठे घर में बैठा हुआ हो तो समझ लीजिए कि उस समय क्या होता है, हम कोई भी कार्य करते हैं दोस्तों, कई बार क्या करते हैं, हमारा परिश्रम मेहनत तो बहुत ज़्यादा लगती है,
मगर जहां पर हमें फल की बारी आती है वहां पर क्या है, कोई दूसरा आकर खड़ा हो जाता है। यानी कि कई बार इस प्रकार से योग बनते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि जो भी हम प्रयास कर रहे हैं उसका पूरा क्रेडिट हमें ही प्राप्त होने वाला है, यानी हमें ही मिलने वाला है। यह 101% यहाँ पर केतु क्या कर रहा है, आपको अच्छा फल फलित करवा रहा है। और साथ ही साथ अगर कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई आपका कार्य रुका हुआ था, उसके लिए भी आपका किया गया प्रयास यहाँ पर सार्थक होने वाला है। तो ओवरऑल अगर हम देखें मेष राशि के जो जातक हैं इनके लिए यह समय अच्छा रहने वाला है। दोस्तों, अगर किसी भी प्रकार से क्या होता है कि जो कुंडलियां होती हैं यह तो ग्रह गोचर है, मगर इन ग्रह गोचर के अनुसार भी मेष राशि के जो जातक होते हैं लगभग मतलब ये मान के चलो कि कई लोगों पे तो ये चीजें सटीक बैठती हैं, कई बार नहीं भी बैठती है। तो उसमें क्या होता है कि जो हमारी जन्म कुंडली होती है दोस्तों उसका भी अहम भूमिका होती है। यानी कि वहां भी कोई ग्रह ऐसा बैठा हुआ होता है कि जो नीच का है, जो उच्च का है, जो मतलब अस्त हो रखा है, या मतलब किसी प्रकार से मतलब वो बकरी है या मार्गी इत्यादि जो भी सारी चीजें होती हैं, तो उनके अनुसार भी कई बार क्या होता है कि फल में हमारी काफी भिन्नताएं आ जाती हैं। कई बार हमें ये भी लगता है कि इससे मतलब ये चीजें जो बता रहे हैं इसके अनुसार हमें फल फलित नहीं हो पा रहा है। तो दोस्तों उसका विश्लेषण करवाना भी आवश्यक है। वो चीजें भी हमें अवश्य समझ लेनी चाहिए, ताकि उन ग्रहों के निमित्त जो भी दान है, पूजा है, या किसी प्रकार से मतलब कोई भी चीजें ऐसी हों, क्या होता है कई बार लंबे समय से हम किसी भी कार्य से जूझ रहे होते हैं या कोई भी दिक्कतें हमारे जीवन में आ रही होती हैं, और एक छोटा सा हम कोई कोई भी चीज, कोई रतन ही धारण कर लेते हैं, या कोई नित्य नैमित्तिक कोई ऐसा व्रत इत्यादि ले लेते हैं, या कोई दान पुण्य हम ऐसा कर लेते हैं, या कोई गायों की सेवा कर लेते हैं, नेत्रहीन व्यक्तियों की सेवा कर लेते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों अगर ऐसा कुछ करने से हमारे जीवन में हमें एक अच्छा फल फलित प्रदान हो पा रहा है, तो उसमें कहीं भी कोई संशय नहीं, ऐसे कार्य अवश्य ही करने चाहिए। तो इन चीजों के लिए भी कई बार अगर हमें ऐसा लगता है कि यह जो मतलब सारी चीजें हमें बताई जा रही हैं कई बार ये हम पे फिट नहीं बैठ पा रही हैं किसी रूप में भी, तो एक बार अवश्य ही आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण भी करवाना चाहिए। तो दोस्तों ओवरऑल ये तो था मेष राशि के जातकों के लिए। आपको यह वीडियो कैसे लगा? अगर आपको इस पसंद आए तो आप इसे लाइक भी करें, शेयर भी करें, और मिलते हैं पुनः एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।